हम सभी उत्तर प्रदेश का समग्र अध्ययन पढ़ रहे थे और उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें उत्तर प्रदेश के समग्र अध्ययन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जितनी भी परीक्षाएं हैं हर जगह उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में सामान्य जानकारी और विशेष जानकारी दोनों का होना आवश्यक है। ऐसे में मैं आप सभी की एक पूरी श्रृंखला के साथ उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन की क्लासेस करवा रहा हूं। ऐसे में आज हम एक नए टॉपिक के साथ क्लास को करेंगे। क्रम से पढ़ा रहा हूं मैं आप सभी को, क्रम से। सबसे पहले मैं चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी आप लोगों को मिल जाए, है ना। इसको लेकर के 3 क्लासेस हो चुकी हैं आप सभी की, ये चौथी क्लास है। और चौथी क्लास में मैं आप सभी को उत्तर प्रदेश की शासनिक और प्रशासनिक संरचना के बारे में जानकारी दूंगा। कैसे उत्तर प्रदेश कितने ज़िलों में विभाजित है और जो ज़िले हैं किस तरीके से एनसीआर के अंतर्गत आते हैं, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में शामिल होने वाले जो प्रस्तावित एनसीआर के ज़िले हैं, उत्तर प्रदेश में विधानमंडल सदस्यों की संख्या कितनी है, विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। आप सभी इन चीज़ों को निश्चित तौर पे इग्नोर भी कर देते हैं बहुत सारे छात्र, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। बहुत बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद मैं एडवांस लेवल तक भी आपको ले जाऊंगा। मैं आप सभी को बहुत डिटेल में उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश का भूगोल, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की इंटरनल सिक्योरिटी, उत्तर प्रदेश का अन्य राज्यों के साथ क्या संबंध है, अन्य राज्यों के साथ उसके किस तरीके से सहयोगात्मक संबंध है, या उत्तर प्रदेश की भारत के विकास में, आर्थिक समृद्धि में भारत के किस तरीके की आर्थिक भूमिका है, इन विषयों को हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। पर्यावरण को लेकर उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, ऐसे हर एक विषय को बिंदुवार पढ़ाऊंगा। तो ऐसे में सामान्य जानकारी के अंतर्गत आज मैं आप सभी को उत्तर प्रदेश शासनिक और प्रशासनिक संरचना विषय वस्तु को पढ़ाऊंगा। तो निश्चित तौर पे आप सभी ध्यान से इसे पढ़िएगा। करंट की टॉपिक जो भी हैं वो आपकी करंट की क्लास में आप लोगों को निरंतर मिलते रहेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए। बाकी आप सभी को मैंने जो उत्तर प्रदेश को लेकर के हमेशा कहा है कि उत्तर प्रदेश आपके दिमाग में, आपके रगों में मैं भर दूंगा। तो ये निश्चित तौर पे ये कार्य मैं सिद्ध करूंगा। जिस दिन उत्तर प्रदेश का समग्र अध्ययन मैं पढ़ा चुका हूँगा तब आपको उत्तर प्रदेश की एक छोटी विषय वस्तु ऐसी नहीं होगी जो नहीं आएगी। चाहे उत्तर प्रदेश का पर्यटन हो, चाहे उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ जो विषय वस्तु आपसे पूछा जाएगा आप बता पाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आप लोग सभी लोग थोड़ा सा हेडिंग डाल लें। टॉपिक है आपका उत्तर प्रदेश की शासनिक और प्रशासनिक संरचना। उत्तर प्रदेश की शासन जहाँ पे बात आता है ना, यहाँ पे शासनिक और प्रशासनिक दो अलग अलग चीज़ें लिखा रहा हूँ। प्रशासन क्या होता है? विशिष्ट शासन का रूप होता है। शासन जो होता है ये चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चलाए जाने वाला शासनिक व्यवस्था होती है, और प्रशासनिक व्यवस्था जो हमारी परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है उससे जुड़ाव रखता है। तो दोनों बिंदुओं को देखेंगे। प्रशासनिक, आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, स्टेट पीसीएस की, ये सब प्रशासन के अंतर्गत आता है। या फिर उत्तर प्रदेश की किसी भी एग्जाम की तैयारी, सब प्रशासन, विशिष्ट शासन, एक जो कह सकते हैं व्यवस्थित शासन की प्रक्रिया जो निर्धारित की गई वो प्रशासन के अंतर्गत आती है। तो इन सबको भी पढ़ेंगे। और शासनिक कार्य जो हमारे अस्थायी कार्यपालिका है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और हमारी जो विधायिका है, सरकार के जो तंत्र है, शासन तंत्र है, उस शासन तंत्र को भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज फैक्चुअल पढ़ेंगे। इसके बाद फिर मैं आपको आगे जब भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ाऊंगा तब मैं आपको भारत के संविधान के साथ उत्तर प्रदेश का या राज्यों का किस तरीके से, राज्य में राज्यपाल की भूमिका, मुख्यमंत्री की भूमिका, विधानमंडल में विधानमंडल और विधान परिषद की भूमिका, राज्य के महाधिवक्ता की भूमिका, ऐसे सभी बिंदुओं को विषयवार पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या है, उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की स्थिति क्या है, सब कुछ वहां पर भारतीय राज्य व्यवस्था में पढ़ाऊंगा। तो चलिए ये हेडिंग आप लोग डाल के रखिए। उत्तर प्रदेश की शासनिक एवं प्रशासनिक संरचना याद भी करते जाना है मेरे साथ। मैं नहीं चाहता कि इसको सिर्फ किताबों में रख के आप इसको, है ना, ऐतिहासिक विषय वस्तु बना दीजिए। ऐतिहासिक लेख नहीं बनाना, आपको चीज़ों को याद करते जाना है ताकि परीक्षा में आप जो है बेहतर प्रदर्शन कर सकें। संरचना, मेरे साथ चीज़ों को याद करते जाइएगा, मैं आपको याद भी कराता जाऊंगा। तो उत्तर प्रदेश की शासनिक और प्रशासनिक संरचना में पहला पॉइंट है एनसीआर।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर, इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले सम्मिलित हैं? तो सबसे पहले मैं आपको एक बार एनसीआर के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, जो देश की राजधानी है, देश के राजधानी के आसपास जो भी क्षेत्र सटे हुए हैं, खासकर 3 राज्य इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला है दिल्ली स्वयं है अपना, है ना। 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया। यहाँ पे एक मुख्यमंत्री और विधानमंडल की व्यवस्था की गई, और साथ ही जो दिल्ली के आसपास के राज्य हैं, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्य जो हैं जो दिल्ली को चारों तरफ से आपस में घेरे हुए हैं, तो इनके जो जिले हैं, इन जिलों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले वर्तमान में, अभी कितने एनसीआर में, यूपी के कितने जिले हैं? 8 जिले हैं, ठीक है। राजस्थान के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, टोटल 23 जिले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं जो एनसीआर में सम्मिलित हैं। बाकी 4 जिले प्रस्तावित किए गए हैं, अभी प्रस्तावित हैं ये 4 जिले और प्रस्तावित हैं। अब कौन कौन से हैं एक बार बताता हूं। जो 8 जिले हैं, पहले इनको याद करना है क्रम से। नंबर 1, पहला मेरठ मंडल अपने दिमाग में रख लीजिए, मेरठ नंबर 1 में मेरठ, दूसरे नंबर पे गाजियाबाद, तीसरे नंबर पे गौतम बुद्ध नगर, चौथे नंबर पे बुलंदशहर। फिर से सुनिए, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। फिर से याद करिए, मेरठ, मेरठ के बाद आपका गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली। इतने जो आपके ये क्या हैं, 8 जिले जो आपके ये क्या हैं, आपके एनसीआर में सम्मिलित हैं। 4 जिले जो प्रस्तावित किए गए हैं, ये कौन कौन से हैं? 4 जिले हैं मथुरा, अलीगढ़। मथुरा, अलीगढ़ एक बड़ा चर्चा में बना हुआ उत्तर प्रदेश में बड़ी नकारात्मक छवि के तौर पे। हाथरस, हाथरस देख रहे हैं, हमेशा चर्चा में रहता है और हमेशा नकारात्मक खबरों के तौर पे रहता है। अभी इस समय देश में पता नहीं क्या चल रहा है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कुछ बदल पाएगा कि नहीं बदल पाएगा। जो पुरुषवादी मानसिकता है किस तरीके से कचोटे जा रही है इस देश को, ये जो पितृ सत्तात्मक समाज है, जो महिला को सिर्फ भोग की वस्तु समझता है, ऐसे लोग इस समाज को ख़त्म कर देंगे, भस्म करने की तरफ तुले हुए हैं। बहुत मतलब कभी कभी जब कभी सोचने बैठ जाओ तो बड़ी उलझन सी होने लगती है। आप सभी देखो, जितने छात्र मेरे को सुन रहे हो, आप सबके घरों पर आप खुद देखिए, आपको डर नहीं लगता इस समाज से? मुझे तो बहुत डर लगता है, सबको डर लगता है इस सोसाइटी से। कैसी सोसाइटी है, कितनी गंदी और कितनी घिनौनी सोच की सोसाइटी है। और इसके बाद जो प्रशासन का चेहरा है वो और अपने आप में डरा देने वाला है। तो कहीं ना कहीं पे जस्टिस जैसी चीज़ कहीं दिखती नहीं है। और लोग जो है समाज में, मतलब क्या चाहते हो आप? जो देश की आधी आबादी है, जिसको मतलब अभिमान के साथ जीने का अधिकार भी खत्म कर दोगे। ये कौन खत्म कर रहा है? ये राज्य नहीं कर सकता इसके लिए पूरी व्यवस्था। इसके लिए ये पुरुषवादी मानसिकता को सामने आना चाहिए और सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए महिलाओं को। जो हालत हमने बना के रख दी है, कभी कभी तो घिन आती है। इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की वारदातें, पूरी पुरुष जाति को जो है बदनाम करने वाले ऐसे लोग पता नहीं किस दूषित मानसिकता के शिकार हैं। तो हाथरस जो है आपका, ये भी, इसको भी एनसीआर में सम्मिलित करने की बात कही गई है। और सहारनपुर, ठीक है, ये 4 हैं, चारों जिले याद कर लीजिए। मथुरा पहले नंबर पे, मथुरा, दूसरे नंबर पे अलीगढ़, तीसरे नंबर पे हाथरस, चौथे नंबर पे सहारनपुर, ठीक है। तो 8 जिले पहले मैंने आपको याद कराए। पहला है मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इसके बाद बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, सहारनपुर, माफ़ करिएगा मुजफ्फरनगर और शामली, जो 4 प्रस्तावित हैं, इसमें मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, सहारनपुर, 4 प्रस्तावित में ये हैं। और 8 जिले जो ये हैं बहुत स्पष्ट है। मेरठ याद कर लो, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर के बाद शामली, ये आपके 8 जिले आपके, ठीक है। और 4 जिले ये, तो ये आपका एक हो गया, एक विषय वस्तु हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे साथ साथ आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि राजस्थान और हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं। तो राजस्थान के जो जिले हैं इनको भी एक बार ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान के 2 जिले हैं, भरतपुर और अलवर। राजस्थान के 2 जिले हैं, भरतपुर और अलवर, ये आपके एनसीआर में शामिल हैं। साथ ही हरियाणा के आपके जो जिले हैं, हरियाणा के देखिए फरीदाबाद, गुड़गांव,
गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद और करनाल। ठीक है, फिर से एक बार सुनिएगा, हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, माफ करिएगा, महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद और करनाल। ठीक है, तो ये आपके हरियाणा के हैं, राजस्थान के 2 हैं, तो याद रखिएगा ये आपको। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा देखा जाए तो हरियाणा के जिले ही सम्मिलित हैं। अब उत्तर प्रदेश के 4 जिलों की और बात चल रही है। यदि उत्तर प्रदेश के 4 जिले सम्मिलित हो जाएंगे तो लगभग टोटल संख्या 27 हो जाएगी, अभी 23 के आसपास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है आपका, अगला जो फैक्ट है, अभी फैक्चुअल डेटा ही मैं आपको बताऊंगा। उत्तर प्रदेश की जो राज्य विधानसभा है, उत्तर प्रदेश की राज्य विधानसभा से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। राज्य विधानसभा से कुछ क्वेश्चन, ठीक है, कुछ फैक्ट, कुछ टॉपिक ले लेते हैं। नंबर 1, सबसे पहली चीज, उत्तर प्रदेश की राज्य विधानसभा का पहला गठन कब हुआ था? जुलाई 1937 में। जुलाई 1937 में गोविंद वल्लभ पंत हमारे पहले मुख्यमंत्री बने। कौन बना? जुलाई 1937 में उत्तर प्रदेश की पहली विधानमंडल। अब विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा, माफ करिएगा, देखिए इस चीज को थोड़ा सा पॉलिटिकल सिस्टम को समझते हैं। हर राज्य को के विधायिका को, जो राज्य है, जो भी राज्य हैं भारत में 28 राज्य है ना, अभी इनकी जो विधायिका है, विधायिका का नाम क्या होता है? विधायिका का नाम होता है विधानमंडल। विधायिका का नाम क्या होता है? विधानमंडल। विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, याद रखिएगा, बड़ा कंफ्यूज होते हैं आप लोग। विधानसभा और विधान परिषद क्या होते हैं? विधानसभा और विधान परिषद, ये याद रखिएगा। हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, हर राज्य में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, कुछ ही राज्य हैं जिन पे विधान परिषद हैं। उत्तर प्रदेश के पास विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ये बनाए गए थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के पास विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो एक बार जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, माफ़ करिएगा, विधान परिषद है, ये विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ठीक है, अब आगे जो है उत्तर प्रदेश में जो है 1967 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या जो थी वो थी 431। 431 क्यों थी? क्योंकि उत्तराखंड तब तक नहीं बना था। 1967 की बात कर रहा हूँ, 19। इसके बाद 1967 के बाद 1967 में विधानसभा के सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में, ये जो विधानसभा है, विधानसभा सदस्यों की संख्या हुआ करती थी 431। बाद में संख्या घट के 425 हो गई। फाइनली जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया सन 2000 में, नवंबर सन 2000 में, तो इनकी संख्या, विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी बची? 403 प्लस 1। अब 1 खत्म हो गया है, 1 खत्म हो गया है। क्यों? एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी है, इसके पद को समाप्त कर दिया गया। अब ये रिजर्वेशन समाप्त हो गया है। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिजर्वेशन जो है उसे समाप्त कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का पद का रिजर्वेशन जो है आपका समाप्त कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के पद का रिजर्वेशन अब क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो एक बार इसको भी ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, ये क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका, तो इसको ध्यान में रखना है। पहला है टोटल संख्या कितनी है हमारी? 403 बची है, टोटल है 403। अब ये रिजर्वेशन समाप्त हो गया। अब याद यहाँ पे एक चीज़ और कर लो। ठीक है, एक चीज़ और याद कर लो, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 330 SC ST कैटेगरी के लिए है। लोकसभा में आरक्षण को लेकर के है। ठीक है, लोकसभा में आरक्षण को लेकर के है, जो संसद है उसमें SC ST कैटेगरी का आरक्षण को लेकर के है। 331 जो है ये क्या है? ये
एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के आरक्षण को लेकर के है। अनुच्छेद 332 जो है विधानसभाओं में SC ST कैटेगरी के आरक्षण को लेकर के है। 333 एंग्लो इंडियन के लिए था। 333 किसके लिए था? एंग्लो इंडियन के लिए था राज्य विधानसभाओं में। तो ये अब समाप्त हो चुका है, अब ये नहीं रहेगा आपको, ये अब आपको मतलब आरक्षण समाप्त कर दिया गया। तो पहले 404 सीटें थी, अब 403 सीटें ही आपकी रह गई हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 403 निर्वाचित सदस्यों की सीटें ही अब बची हैं, निर्वाचित सदस्यों की सीटें ही अब होंगी बची हैं। ठीक है, इसके अलावा सीटों का आवंटन को और बांटते हैं। 403 जो निर्वाचित सदस्यों की सीटें हैं इनको 4 भागों में बांट दीजिए। नंबर 1 पहला है आपका पूर्वांचल। पूर्वांचल समझ रहे हैं, ये जो बिहार से सटा हुआ उत्तर प्रदेश है पूर्वांचल के अंतर्गत आता है। यहाँ पर 162 सीटें हैं, 162 सीटें हैं। इसके बाद दूसरा है आपका पश्चिमांचल, ये आपका जो दिल्ली NCR से जुड़ा हुआ हिस्सा है पश्चिमांचल। ठीक है, ये यहाँ पर सीटों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 149 सीटें, 149 सीटें हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे आपका आता है अवध प्रदेश या मध्यांचल भी बोलते हैं इसको। क्या है? अवध प्रदेश या मध्यांचल। अवध प्रदेश या मध्यांचल। ठीक है, तो अवध प्रदेश या मध्यांचल में सीटों की संख्या कितनी है? 73 सीटें यहाँ पर हैं, 73 सीटें हैं। और सबसे लास्ट में उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा है जिसको बोलते हैं बुंदेलखंड। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश को हमने 4 भागों में बांट के देखा। बुंदेलखंड में सीटों की संख्या 19 है। बुंदेलखंड में सीटों की संख्या 19 है। तो सबसे ज्यादा सीटें कहां पर है? पूर्वांचल में। सबसे ज्यादा सीटें कहां पर है? पूर्वांचल में। आपको याद होना चाहिए, दूसरे नंबर पे आपका पश्चिमांचल है, तीसरे पे अवध प्रदेश, चौथे पे बुंदेलखंड। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद जो है आपका अभी 17वीं विधानसभा हुई थी और 17वीं विधानसभा में जो महिलाओं का चुनाव हुआ, इसको लेकर के मैं अभी आपको अलग से पूरी चीजें बताऊंगा कि जो फरवरी मार्च 2017 में चुनाव हुए थे 17वीं विधानसभा में, इसमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, है ना। 17वीं विधानसभा हुई है, पहले तो ये याद रखना आपको कौन सी है? 17वीं विधानसभा। विधानसभा के हर साल चुनाव होते हैं, हर साल विधानसभा के चुनाव, माफ करेगा, हर 5 वर्ष में विधानसभा के चुनाव होते हैं। जरूरी नहीं है कि 5 वर्ष में ही हो, इससे पहले भी हो सकते हैं। यदि ये जो विधानसभा है ये इसको जो मुख्यमंत्री के द्वारा, या फिर ये तो पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है, या ये सदन में जो है अपना पूर्ण बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है, या बहुमत नहीं है, स्पष्ट बहुमत नहीं, या मुख्यमंत्री के द्वारा इसे विघटित करवा दिया जाता है राज्यपाल के माध्यम से, तो ऐसे में 5 वर्ष से पहले भी चुनाव हो सकते हैं। या फिर यदि राज्य में राज्यपाल शासन लग जाता है तो भी पहले चुनाव हो सकते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव या नई विधानसभा गठित करना होता है। तो ऐसे में आपके जो फरवरी मार्च में चुनाव हुए थे पूर्ण बहुमत के साथ, जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, सबको पता है 312 सीटें मिली थी भाजपा को। ये याद रखना है। अगले चुनाव आपके यदि 5 साल बाद देखें तो, चूंकि ये चुनाव आपके 2017 में हुए थे, कब हुए थे? फरवरी मार्च 2017 में। फरवरी मार्च 2017 के चुनाव थे ये। कब के थे? 2017 के। अगले 5 साल बाद यानी कि 2022 में अगला चुनाव फिर होगा। 2022 में तो सबसे बड़ी पार्टी बन के निकली कौन सी थी? भाजपा। 312 सीटें थीं। दूसरे नंबर पर यदि आप देखेंगे तो दूसरे नंबर पर देखो भाजपा इस बार तो यहाँ पर थी। भाजपा की इससे पहले बहुत बुरी स्थिति थी। 2012 में चुनाव हुए थे, इससे पहले 16वीं विधानसभा के चुनाव जो थे वो 2012 में हुए थे और बहुत बुरी स्थिति थी। 47 सीटों के आसपास भाजपा को मिले थे। लेकिन इस बार जो है आपको जैसा कि पता है कि मोदी लहर और इसके अलावा जो है इस समय विपक्ष का अभाव, एक सशक्त विपक्ष का अभाव, ऐसे में भाजपा जो है सबसे बड़ी पार्टी बनके सबसे बड़े प्रदेश में बनकर के उभरी। ठीक है,
तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, ये भी आपको भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपका जो है सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे भाजपा जो है यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ उपस्थित है। कितने हैं इस पे सीटें? 312 सीटें, याद रखना है इसको, 312 सीटें हैं। ठीक है, माफ़ करिएगा, हाँ 312 सीटें। अपना दल दूसरी पार्टी है जो इसके साथ जुड़ाव रखी हुई है, गठबंधन राजनीति में है। तो दूसरे नंबर पे भाजपा के साथ जो है अपना दल जो है, अपना दल को 9 सीटें प्राप्त हुई थी। अपना दल को 9 सीटें, ये भी इसका घटक दल ही है। ठीक है, जो साथ में जुड़ा हुआ है। इसके बाद जो है एक पार्टी है सुहेल देव समाज भारतीय समाज पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को 4 सीटें मिली थी, ये भी इसका घटक दल है। इसके अलावा 47 सीटें सपा को मिली थी, 47 सीटें 47 जो हैं सपा को मिली थी, सपा को 47 मिली, 9 अपना दल को मिली हैं, अपना दल 312 भाजपा को मिली हैं, भाजपा को मिली हैं, 4 सुहेल देव पार्टी को मिली हैं, सुहेल देव पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नाम से है। इसके बाद 19 सीटें बसपा को मिली हैं, बसपा को 19 सीटें मिली हैं। इसके अलावा कांग्रेस को मात्र सिर्फ और सिर्फ इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी मात्र कितनी सीटें मिली? कांग्रेस को मात्र जो है आपकी सिर्फ और सिर्फ 7 सीटें मिली, कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त 5 जो है आपकी अदर जो भी पार्टी थी, निर्दलीय थे, उन सबको 5 सीटें मिली हैं। तो ये एक विवरण है, ये भी आपको जानकारी में आपके होना चाहिए, ये विवरण आपकी जानकारी में होना चाहिए सभी बच्चों के। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जो 2017 में फरवरी मार्च में चुनाव थे, 17वीं विधानसभा थी। ठीक है, अब ये सब आपको पता है। मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, अभी वर्तमान में वही हैं। अब इसमें जो महिलाओं का परसेंटेज है कि टोटल कितने परसेंटेज महिलाएं चुनी गई, इसमें जो 17वीं विधानसभा थी, 17वीं विधानसभा में टोटल 42 महिलाएं चुनी गई, 403 में से 42 महिलाएं चुनी गई, जो कि टोटल यदि देखें तो 10%, 10.4% के आसपास होता है। ठीक है, तो टोटल ये 10.4% महिलाएं थी, जिसमें से 36 महिलाएं तो बीजेपी से थी, बाकी की अन्य जितनी भी महिलाएं, अन्य 6 महिलाएं अन्य पार्टियों से जुड़ी हुई थी, अन्य पार्टियों से, अपना दल या फिर उससे जुड़ी हुई थी। तो ये जो है आपका महिलाओं से भी पूछता है कि महिलाओं की क्या स्थिति थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सारी चीज़ें बारीक से बारीक आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, यदि आप बात करें कि इससे पहले जो 16वीं विधानसभा थी 2012 में हुए थे, तो उसमें सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सपा थी, 224 सीटें पाई थी, 224 सपा, 80 बसपा, 47 भाजपा, 28 कांग्रेस, 9 रालोद और 15 अन्य को सीटें मिली हुई थी। ठीक है, तो तब सपा की सरकार थी 2012 में। तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकल आपको जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों वाला जिला बताओ भाई, आप लोग कमेंट में एक बार बताओ, बाकी एक बार मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों वाला जिला जो है उत्तर प्रदेश का, वो कौन सा है? प्रयागराज। कौन सा है? प्रयागराज। कौन सा है? प्रयागराज। ठीक है, कितनी सीटें हैं प्रयागराज में? टोटल 12 सीटें हैं, यहाँ पर 12 सीटें हैं प्रयागराज में। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें जो हैं आपकी प्रयागराज में हैं। अब बात करते हैं सबसे कम विधानसभा सीटें कहाँ पर हैं? 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 सबसे कम विधानसभा सीटों की यदि बात करें तो सबसे कम में 3 जिले आते हैं उत्तर प्रदेश के। पहला जिला है श्रावस्ती, दूसरा जिला है आपका महोबा, तीसरा जिला है आपका चित्रकूट। ये आपके जो है
3 जिले हैं जिनमें से 2-2 सीटें ही हैं, मात्र 2-2 सीटें ही यहाँ पर हैं। तो सबसे ज़्यादा सीटें वाला प्रयागराज 12 सीटें हैं और सबसे कम विधानसभा सीटों वाला आपका श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट आपकी 2-2 सीटें इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इसके बाद जो है आपकी वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या। देखो, विधान परिषद का गठन भी 1937 में किया गया था। विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद का गठन भी 1937 में किया गया था, ये भी ठीक है। और विधान परिषद जो है 1937 से अनवरत है, लगातार है, ये कभी विघटन नहीं होने वाला सदन है। विधानसभा का विघटन हर 5 साल में हो जाता है, लेकिन विधान परिषद का कभी भी विघटन नहीं होता है। तो यदि हम बात करें तो विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या प्रारंभ में 108 थी, लेकिन जब उत्तराखंड बट गया, यूके खत्म हो गया, तो वर्तमान में संख्या केवल 100 बची है। अभी विधान परिषद की वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। ध्यान रखिएगा, पहले 108 थी, अभी 100 है, कंफ्यूज नहीं होइएगा किसी भी तरीके से। ठीक है, तो विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 100। बाकी पॉलिटी में मैं डिटेल से बताऊंगा। आर्टिकल 169 क्या है ना, विधान परिषद सीटों का कैसे इनका सृजन होता है, कैसे उत्साधन होता है, कैसे इसके जो सदस्य हैं उनको कैसे चुना जाता है, ये सभी चीजें विद्वार आपको वहां पर मैं बताऊंगा। चलो आगे बताता हूं आपको। नेक्स्ट अगली चीज, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी? बड़ा आसान है, सबसे ज्यादा सीटें हैं लोकसभा की, सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। टोटल 80 सीटें हैं, टोटल 80 सीटें कितनी हैं? इसीलिए हर एक पार्टी जब भी चुनाव होता है लोकसभा का, हर पार्टी सोचती है यूपी जीत लिया तो आधी लड़ाई तो यही पूरी हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा प्रदेश में, और ये सीटें इतनी ज्यादा इसलिए क्योंकि यूपी की जनसंख्या पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। भारत में नंबर 1 है जनसंख्या के आधार पे। अब वर्तमान में नया सेंसस डेटा आएगा, लगभग 22 करोड़ से ज्यादा की आबादी हो जाएगी। अभी तक में ही 20 करोड़ की आबादी पहुंच चुकी थी। अब बात करते हैं प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। प्रदेश में यूपी में लोकसभा की सीटों में आरक्षण, एससी का आरक्षण और एसटी का आरक्षण, दोनों का अलग अलग देखना है। ठीक है, एससी एसटी का आरक्षण की बात कर रहे हैं तो बहुत आसान है, ध्यान से इसको समझिएगा। उत्तर प्रदेश में एससी कैटेगरी के जो सीटें हैं इनके आरक्षण की संख्या 17 सीटें रिजर्व की गई हैं। एसटी के लिए 0 हैं, एसटी के लिए 0 हैं, एससी के लिए 17 हैं। कारण ये है क्योंकि एसटी की संख्या भी बहुत कम है, बहुत कम संख्या है। ज़्यादातर जनजातियां जो हैं आपकी तराई वाले क्षेत्र में या सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं, कुछ आपकी यहाँ नीचे भी ललितपुर के आसपास भी पाई जाती हैं, तो बहुत कम संख्या है ना। और थारू जनजाति का निवास है ना। इसके अलावा और भी जो जनजातियां, ज़्यादातर जनजातियां जो हैं उत्तराखंड चली गई जब उत्तराखंड का विभाजन हो गया। तो ऐसे में एसटी कैटेगरी की लोकसभा की सीटों में कोई भी 0 संख्या है, याद रखिएगा, इसी में कंफ्यूज करेगा और आप इसी पे कंफ्यूज हो जाएंगे। एसटी की जो लोकसभा में आरक्षित सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, वो 80 सीटों में से 17 सीटें तो आपकी किसकी होंगी? एससी के लिए होंगी, एसटी के लिए 0 होंगी। ठीक, आगे बात करते हैं। यदि मतदाताओं की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? मतदाताओं की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र क्या है? गाजियाबाद। आपका संस्थान कहाँ उपस्थित है? आज़ाद यूपीपीएससी एकेडमी या आज़ाद आईएएस एकेडमी, आज़ाद ग्रुप कहाँ उपस्थित है? गाजियाबाद में। तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र भी आपका गाजियाबाद ही है। और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र देखा जाए तो गाजियाबाद है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है। और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र आपका बागपत है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र क्या है? बागपत है, बागपत है। ठीक है, याद रखना है आपको। और मैंने जिलों का पहला ही लेक्चर, जो पहला वीडियो है उसमें देखिए जिलों को मैंने समग्रता से आपको बताया है मानचित्र में, तो एक बार उसे देख लीजिएगा। ठीक है, वर्तमान में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में लगभग राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की बात करें, यदि हम राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में कितनी बार लग चुका है? 10 बार लग चुका है। कितनी बार लग चुका है? 10 बार।
उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति, यदि किसी भी राज्य की, वहाँ पे कोई भी राज्य संवैधानिक तरीके से नहीं चलाया जाता, किसी भी देश की राज्य की कानून व्यवस्था बहुत ही अराजक की स्थिति में पहुंच जाती है, तो ऐसे में राज्यपाल की संस्तुति के आधार पे राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत मंत्रिमंडल के द्वारा लगा दिया जाता है, जिसके अंतर्गत जो है ये लगभग अधिकतम 3 साल तक रह सकता है ना, अधिकतम 3 साल तक रह सकता है। तो राष्ट्रपति शासन सबसे पहली बार जब लगाया गया था तो ये लगाया गया था 25 फरवरी 1968 से लेकर के कब तक चला था ये, 25 फरवरी, 1 साल चला था ये, 25 फरवरी 1969 तक। तो पहली बार जब लगा है, ये पहली बार का डेटा है, पहली बार, प्रथम बार कब लगा है, 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक है, 1969 याद रखिएगा, प्रथम बार, ठीक है। ये आपका पहली बार जो है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, ठीक है। और जो अभी लेटेस्ट है, लेटेस्ट कब लगाया गया था, तो लेटेस्ट 2002 में लगा था। 2002 में ये 8 मार्च 2002 को लगा था। 8 मार्च 2002 से ये आपका 3 ज़्यादा समय के लिए नहीं था, सिर्फ 2 महीने के लिए था, 3 मई 2002 तक लगाया गया था। कब तक, 3 मई 2002 तक, सिर्फ 2 महीने राष्ट्रपति शासन चला था, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर प्रदेश के बारे में सामान्य जानकारी हो गई। इसके अलावा अभी देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 है, शुरुआत में ही मैंने बताया था। तहसीलों की संख्या देख लें तो उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या 2017 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 350 तहसीलें हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी है, 350 तहसीलें हैं। कितनी तहसीलें हैं उत्तर प्रदेश में, 350 तहसीलें हैं, ठीक है। इसके बाद जिला पंचायतों की बात करें तो चूंकि 75 जिले हैं तो 75 जिला पंचायतें भी होंगी, है ना, कोई ऐसा थोड़ा ना है कि जिला पंचायतों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। ब्लॉकों की बात करें तो ब्लॉक जो है 821 ब्लॉक हैं, 821 ब्लॉक हैं। कितने उत्तर प्रदेश में, 821 ब्लॉक हैं आपके, ठीक है। गाँवों की बात करें, गाँवों से क्वेश्चन आ जाता है, 2017 का डेटा है मेरे पास। गाँवों की संख्या यदि देखें उत्तर प्रदेश में तो 1,06,774, 1,06,774 गांव जो हैं उत्तर प्रदेश में हैं। 1,06,774 गांव जो है उत्तर प्रदेश में हैं। 1,06,774 गांव उत्तर प्रदेश में हैं। 1,06,774 गांव आपके उत्तर प्रदेश में हैं 2017 के अनुसार। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद पंचायतों में महिलाओं की जो रिजर्वेशन दिया गया है, पंचायतों में महिलाओं का भी जो रिजर्वेशन है वो कितना है उत्तर प्रदेश में, जो टोटल 1/3 है वही है। 33% आरक्षण महिलाओं को पंचायतों में दिया गया है। महिला सशक्तिकरण है ये, और ये संवैधानिक प्रावधान है। महिलाओं को क्या किया गया है, पंचायतों में आरक्षण दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। तो ये आपको डेटा है, देखो फैक्चुअल है, इस पे क्या है, रटंत है, रट लो तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा और भी मैं देख लेता हूँ यदि कुछ आप लोगों के लिए और भी फैक्चुअल होता है। बाकी मैं आपको अब धीरे धीरे आपको लेकर के चलूँगा जो विश्लेषणात्मक पहलू हैं पहले, लेकिन फैक्ट पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद ही हम बात करेंगे आगे की, ठीक है। चलिए फिर इसके अलावा आपको थोड़ा सा एक संस्था है, न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ये स्थापित किया गया था। एक संस्था है जो लखनऊ में स्थापित है, 1986 में स्थापित किया गया था, माफ़ करिएगा 86 में। संस्था का नाम क्या है, न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। कहाँ पर है, लखनऊ में। कहाँ पर है, लखनऊ में। कब हुआ था, 1986 में स्थापित किया गया था। मुख्य कार्य क्या है, जो न्यायिक कार्य हैं, जो न्यायपालिका से जुड़े हुए कार्य हैं, उनको लेकर के ये संस्था कार्य करती है, अनुसंधान और प्रशिक्षण को लेकर के। उच्च न्यायालय जो आपका है इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, आज भी इसका नाम प्रयागराज, नाम जरूर इलाहाबाद का हो गया, लेकिन हाई कोर्ट का नाम इलाहाबाद ही है और इलाहाबाद ही रहेगा। इलाहाबाद ही है और इलाहाबाद ही रहेगा, ठीक है। तो इलाहाबाद जो आपका उच्च न्यायालय है, इसकी एक खंडपीठ है, खंडपीठ लखनऊ में है, चूंकि राजधानी लखनऊ है तो इसकी एक खंडपीठ है। खंडपीठ आपकी कहाँ पर है, लखनऊ में। लखनऊ में खंडपीठ कहाँ पर है, लखनऊ में,
ठीक है, आगे बात करते हैं। उच्च न्यायालय की स्थापना जो की गई थी वो 17 मार्च 1866 में की गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना जो की गई थी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी? 1866 में की गई थी। ये भी याद रखिएगा, डेट इसकी याद कर लीजिए। डेट क्या है? 17 मार्च 1866, 17 मार्च 1866। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 जो था आपका, जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है 1 जुलाई 1952 से। 1 जुलाई 1952 से 1 जुलाई 1952 से उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून लागू किया गया है। जमींदारी उन्मूलन कानून कब लागू किया गया है? 1 जुलाई 1952 से। ठीक है, तो ये रही अभी आपकी कुछ और 2-4 जानकारी आप ले लीजिए। पहला है प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार। सबसे पहला केंद्रीय कारागार 1844 में बनाया गया था, आगरा में अवस्थित है ये। ठीक है, प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ पर है? आगरा में। टोटल कब बनाया गया था? 1844 में बनाया गया था। इसके अलावा संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान आपका लखनऊ में है। कब बना था ये? 1940 में बना था। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? लखनऊ में 1940 में बनाया गया था। इसके बाद जो है प्रदेश में नारी बंदी निकेतन बनाया गया है, एक ही है, लखनऊ में अवस्थित है। नारी बंदी निकेतन जो है आपका कहां पर बना हुआ है? लखनऊ में बना हुआ है, एक ही है। पूरे प्रदेश में नारी बंदी निकेतन एक ही जगह पे है, ये कहां पर है आपका? लखनऊ में है। ठीक है, इसके अलावा किशोर सदन, ये अल्पवयस्क जो आपके किशोर होते हैं उनके लिए होता है, जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट के तौर पे। तो जुवेनाइल जो कारागार है, अल्पवयस्क कारागार है, ये आपका एक ही है और बरेली में अवस्थित है। कहां पर है? बरेली में। ठीक है, अल्पवयस्क कारागार, अल्पवयस्क किशोर सदन कारागार आपका कहां पर है? बरेली में अवस्थित है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट जो है वो है जिला कारागारों की संख्या 60 है। जिला कारागारों की संख्या कितनी है? कुल जिला कारागारों की संख्या 60 है और प्रदेश में कुल कारागार संस्थाएं 70 हैं। कुल कारागार टोटल 70 हैं, लेकिन केवल जिला कारागारों की बात करें तो जिला कारागारों की संख्या 60 है। श्रम न्यायालयों की बात करें तो प्रदेश में 20 श्रम न्यायालय हैं। प्रदेश में 20 श्रम न्यायालय हैं। प्रदेश में 20 श्रम न्यायालय हैं और इसके बाद प्रदेश में 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण बनाए गए हैं। ये 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर और गोरखपुर में अवस्थित है। कहां कहां पर? प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, कानपुर और गोरखपुर पे ये 6 के 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल्स जो हैं आपके अवस्थित हैं। तो ये कुछ फैक्चुअल डेटा था जो मुझे आपको बताना था। प्रदेश में कुल 5 जो है आपके केंद्रीय कारागार हैं। कुल 5 केंद्रीय कारागार हैं। पहला मैंने आपको केंद्रीय कारागार बताया था, कहां पर था? आगरा में। आगरा में 1844 में पहला केंद्रीय कारागार बना। वर्तमान में प्रदेश में आपके 5 केंद्रीय कारागार हैं। संख्या इनकी लिख लीजिए, याद कर लीजिए कहां कहां पर है। पहला है बरेली, दूसरा है आगरा, तीसरा है नैनी, चौथा है वाराणसी, पांचवा है फतेहगढ़। फिर से एक बार याद कर लीजिए, दिमाग में जोर डालिए और याद कर लीजिए। पहला आपका क्या है? आगरा, दूसरा बरेली, तीसरा वाराणसी, चौथा फतेहगढ़ और नैनी, इलाहाबाद के पास है नैनी। ठीक है, तो ये आपका जो है कुछ फैक्चुअल डेटा था जो मुझे आपको याद कराना था। तो एक बार से 2 बार या 3 बार में वीडियो देखिएगा। देखने के बाद ये सारे जितने भी फैक्ट हैं आप याद करते चले जाइएगा, कुछ नहीं है इसमें। आगे जो मैं अगला चर्चा करूंगा, अगले सेशन में मैं नियुक्तियों की बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश में प्रथम कौन है, अभी कौन है। ठीक है, तो एक बार देख लेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं जिनसे प्रश्न बन सकते हैं वो भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्चुअल डेटा है, जो भी याद ना हुआ हो उसे 2 से 3 बार देख लीजिए। ये बहुत बेसिक्स हैं और इससे प्रश्न आते ही आते हैं आपके, चाहे जो भी एग्जाम हो। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा आयोजित होती हैं। ठीक है, तो इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और इसके पहले के तीनों एपिसोड, वो तीनों की तीनों क्लासेस आप कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मैं अब रेगुलर आप लोग की क्लासेस करवा दूंगा, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश विशेष से। ये टॉपिक एक बार हो गया तो आपका उत्तर प्रदेश में आने वाले जितने एग्जाम है वहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन कम से कम और 10 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा, इतने तो आते ही हैं, ये सभी क्वेश्चन आप करने में सक्षम हो जाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।